डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th हिंदी का हिंदी व्याकरण से रिलेटेड 3 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जिसमें आप उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द को सीखेंगे। उपसर्ग क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उपसर्ग जो इस वीडियो लेक्चर में कवर किए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। उन उदाहरण को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। फिर आपको प्रत्यय को सीखना है, प्रत्यय क्या होता है, और प्रत्यय में मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को पिकआउट करके लिखा गया है, ताकि आप उनको आसानी से लिख सकें, पढ़ सकें और उनको रिपीट कर सकें। और यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी पेपर में आए हुए एक भी टॉपिक आपका क्लियर, एक भी टॉपिक आपका ना बचे। हर टॉपिक्स आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ और हर ऑप्शन को आप सही से कर पाएँ। तो साथ ही साथ मैं बहुविकल्पीय प्रश्न को भी लेकर आया हूँ, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इनको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के हिंदी पेपर में पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 और ये क्लास 10th का हिंदी व्याकरण से 3 टॉपिक लिए गए हैं। पहला आपका उपसर्ग है, दूसरा प्रत्यय है, तीसरा पर्यायवाची शब्द है। ऐसे शब्द इसमें लिखे गए हैं जिनको यदि आप एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो जो भी इनसे ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड परीक्षा हिंदी के में बनता है वो आपसे छूटने वाला नहीं है। यानी आप उसको आसानी से, सरलता से और सही विकल्प को चूज करके आएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ इसको देखा जाएगा। यानी ऐसे उदाहरण लिखे गए हैं जो कई बार यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न भी करवाया जाएगा कि किस प्रकार से आपके हिंदी के पेपर में पूछा जाता है। तो बिना देर करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने सबसे पहले उपसर्ग है। उपसर्ग को जानेंगे, उपसर्ग क्या होता है और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग आपके सामने लिखा हुआ है, उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग देखिए यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है कि वह वर्ड हो या वर्ड समूह, वर्ड हो या वर्ड समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, कहाँ जुड़ेगा, पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। यानी वह वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे या उसके अर्थ को बदल दे, उसे कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर में समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होता है। वर्ड रहे या वर्डों का समूह रहे, किसी शब्द के पहले जुड़ेंगे, उपसर्ग क्या होंगे, शब्द के पहले जुड़ेंगे और उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देंगे या उसके अर्थ को बदल देंगे, उसी को हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है अजय, अजय सुकर्म कुपुत्र। शब्दों में उपसर्ग है, पहले में आ है, यानी जय के पहले आ जोड़ा गया, अजय। दूसरे में सु आपका उपसर्ग है और तीसरे में कु आपका उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है या उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण उपसर्ग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो आपको कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए उपसर्ग हैं। यदि आप इन पूरे को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपके हिंदी पेपर में उपसर्ग आया है तो छूटने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ उपसर्ग लिखा है और दूसरी तरफ निर्मित शब्द यानी शब्द बनाए गए हैं, इसी तरह से बनाए जाएंगे। जैसे पहला उपसर्ग देखिए अन है, तो अन से क्या, अनावसर, अनाचार, अनपेक्षित। तो इस प्रकार से इनसे शब्द बना रहेगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार से अप में देखिए अपकार, अपवाद, अपमान। ठीक है, ऐसे शब्द बनाकर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। या
आपसे पूछा जाए कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, यानी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अनु है, अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, निर है, निर्दोष, निर्मम, निराकार, अधि है, अधिकार, अधिराज, अधिगुण, सु है, सुमार्ग, सुकर्म, सुधार, अभि है, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिज्ञान, परि है, परिताप, परिजन, परिमाण, आ है, उप है, उपनाम, उपवन, उपयोग, आ है, अविश्वास, अदृष्ट, अलिखित, और सा आपका है सहमति, सहचर, सहगान, और प्र है प्रख्यात, प्रहार, प्रसार। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपसर्ग हैं जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके पूछने का दो तरीका है, या तो कोई वर्ड दिया रहेगा, पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है ना, या दिया रहेगा कि इस उपसर्ग से बना इसमें कौन सा शब्द है, या दिया जाएगा कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चनल किए जाएंगे, ऐसे ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं। यदि आप इन पूरे को क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपका उपसर्ग से संबंधित कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी उपसर्ग को हटाइए तो जो वर्ड बने उसका एक अर्थ हो, उसका एक मतलब हो, उसका एक भाव हो, तो समझिएगा कि इसमें उपसर्ग लगा है। और यदि उसको हटाने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है तो जानिएगा कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें अनावसर, अनावसर को अन जब आप हटाएंगे तो इसमें एक शब्द बनेगा अवसर, और इस अवसर का मतलब आपको पता है, अवसर, चांस, मौका। इसी प्रकार अनाचार, अनाचार में अन जब हटाएंगे तो बनेगा आचार, आचार मतलब आचार विचार, आप जानते हैं। इसी प्रकार से अनक्षेपित, अन को हटाएंगे तो बनेगा अपेक्षित, अपेक्षित। ठीक है, इसी प्रकार से अपकार में जब अप को हटाएंगे तो कार, कार का एक मतलब निकल रहा है। अपवाद, अप को हटाएंगे तो वाद का एक मतलब है। अपमान, अप को हटाएंगे तो मान का एक मतलब है। तो जब उसमें से उपसर्ग को हटाने पर उसके जो शेष बचे वर्ड हैं उसका कोई मायने है, कोई मतलब है, कोई भाव है, तब उसमें उपसर्ग का प्रयोग है। और यदि ऐसा करने से उसमें नहीं है तो हम कहेंगे कि इसमें उपसर्ग का यूज नहीं है। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होता है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला पॉइंट है जिसको समझेंगे। सामने स्क्रीन पर प्रत्यय है। प्रत्यय को समझेंगे कि प्रत्यय क्या होता है और प्रत्यय किसे कहते हैं। आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, बट ये जानना जरूरी है कि प्रत्यय लगता कहाँ है। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है, वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, अब बात समझिएगा, प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा, अंत में, उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। बात वही है, बस डिफरेंस क्या है, उपसर्ग पहले जुड़ेगा, प्रत्यय अंत में जुड़ेगा। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, यही दोनों में डिफरेंस है। और काम दोनों का है वही, या तो अर्थ को बदल देंगे या अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स में लिखा है पढ़ाई, कटुता, घबराहट, बचपन आदि में प्रत्यय पहले में पढ़ाई में आई है, कटुता में ता है, घबराहट में हट है और बचपन में पन है। ठीक है, तो ये सभी में देखेंगे पढ़ाई में आई अंत में जुड़ा है, कटुता ता अंत में जुड़ा है, घबराहट हट अंत में जुड़ा है, बचपन पन अंत में जुड़ा है। तो जो प्रत्यय होता है वो अंत में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए महत्वपूर्ण प्रत्यय कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इससे हटकर आपका कोई भी ऐसा प्रत्यय नहीं आएगा जो आपको ना कर पाए। ठीक है, तो प्रत्यय क्या है, आई, तो, ता, पन, हट, वट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। इन्हीं से ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे हटकर एक भी पॉइंट्स नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आई से क्या बना है, पढ़ाई, लिखाई, गवाई। त्वा से क्या बना है, घनत्व, महत्व, गुरुत्व। ता से क्या बना है, मित्रता, कटुता, महत्ता। पन से क्या बना है, बचपन, पचपन, लड़कपन। हट से घबराहट, गड़गड़ाहट। इस प्रकार से वट से बनावट, सजावट, लिखावट। इस तरह से शब्द दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, या
कोई प्रत्यय दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दे दिया जाएगा त्वा, और पूछा जाएगा त्वा से बना कौन सा शब्द है, यानी त्वा प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है। ठीक है, या तो कोई प्रत्यय दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का उपयोग नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप आसानी से उनको कर पाएंगे यदि आपको याद है कि उपसर्ग का यूज शुरू में करते हैं, प्रत्यय का यूज अंत में करते हैं। और प्रत्यय कौन कौन है, आई तो ता पन हट वट। उपसर्ग में आपने देखा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपसर्ग थे उनको लिखा गया है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत में आपके सारे नंबर क्लियर हो जाएं और आपको मिल जाएं। ठीक, तो ये आपने प्रत्यय देखा और आपने उपसर्ग को देखा। अब डियर फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने हैं वो देखना है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, अक्सर नहीं हर बार आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा तद्भव तत्सम पूछता है, लिख देगा फला शब्द का तत्सम क्या है, या पूछ लेगा इस शब्द का तद्भव क्या है, तत्सम क्या है या तद्भव क्या है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द को समझेंगे। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं तत्सम कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे हिंदी में भी लिखे जाए तो उन्हें कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। जैसे पुष्प हो गया, पुस्तक हो गया, बालक हो गया, कन्या हो गया आदि। और तद्भव क्या है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में बदल कर प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में बदल कर प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में उनको बदल कर प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं तद्भव। जैसे गांव, गिनती, फूल, यहाँ पुष्प है यहाँ फूल है, किताब पुस्तक है यहाँ किताब है, बालक यहाँ लड़का है यहाँ कन्या यहाँ लड़की है। तो ये संस्कृत भाषा की ये सब संस्कृत में भी ऐसे रहते हैं तत्सम जो होता है और हिंदी में भी वैसे रहते हैं, लेकिन तद्भव जो होता है संस्कृत में दूसरी तरह से होता है और हिंदी में दूसरी तरह से होता है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, तत्सम और तद्भव शब्द है। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव क्या है, तत्सम संस्कृत वर्ड है जो संस्कृत में जैसे रहेगा वैसे हिंदी में रहेगा, वो तत्सम है। तद्भव क्या है, संस्कृत में दूसरी तरह से प्रयोग होगा और हिंदी में दूसरी तरह से प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द कक्षा 10 के विद्यार्थियों को लिए लिखा है और ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इन सभी को नोट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं ध्यान से, निश्चित है आपका कोई भी आंसर, कोई भी विकल्प मिस होने वाला नहीं है। तो देखिए बहुत देखिए आँख को हम अच कहते हैं, अंगूठा को अंगुष्ठ कहते हैं, आग को अग्नि कहते हैं, अक्षर को अक्षर कहते हैं, आज को अद्य कहते हैं, अनाज को अन्य कहते हैं, कपूत को कुपुत्र कहते हैं, कान को कर्ण कहते हैं, कुहार को कुंभकार कहते हैं, कोयल को कोकिल कहते हैं, कंधा को स्कंद कहते हैं, कलेश को इस तरह से लिखा जाता है, कृति को इस तरह से लिखते हैं, कुआं को कूप कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है, इसको अपने नोट करना है और नोट करने के बाद 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेना है, रटना नहीं है, पढ़ लेंगे आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगा कि आँख को अक्ष कहा जाता है, अंगूठा को अंगुष्ठ कहा जाता है, आगे को अग्नि कहा जाता है, अक्षर को अक्षर कहा जाता है, आज को अद्य कहा जाता है, अनाज को अन्य कहा जाता है, कपूत को कपुत्र कहा जाता है। इस प्रकार से आप इनको कई बार पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ये इतने ही नहीं हैं, और भी हैं, उनको भी देखिए। डियर फ्रेंड्स, ये भी आपके सामने हैं, ये सभी तद्भव और तत्सम शब्द। जैसे कपड़ा को वसन कहा जाता है, खेत को क्षेत्र कहा जाता है, खंभा को स्तंभ कहा जाता है, खीर को क्षीर, गांव को ग्राम, गोबर को गोविष्ठा, घी को घृत, घर को गृह, चरण को चरण, जीर्ण को जीर्ण, जेठ को ज्येष्ठ, दूध को दुग्ध, दर्शन को इस तरह से लिखा जाता है जैसे यहाँ पर है। ठीक है, दही को दधि, धान को धान्य, धर्म को धर्म, नेह को स्नेह, नारियल को नारिकेल, नखत को नक्षत्र, नींद को निद्रा, निर्गुण को निर्गुण। इस तरह से ये होते हैं। इस इधर वाले तत्सम पूछा जाएगा तो तद्भव बताना रहेगा, तद्भव पूछा जाएगा तो तत्सम बताना रहेगा और विकल्प में दिया रहेगा। आपको मेहनत भी नहीं करना, बस केवल ध्यान से उसको देखना है कौन सा होगा। ठीक है, और भी है देखेंगे, ये देखिए आपके सामने और भी हैं। पत्थर को प्रस्तर कहा जाता है, पोथी को पुस्तिका, पाक को पक्ष, पाहन को पाषाण,
फूल को पुष्प, बेल को बिलाव, भौरा को भ्रमर, मक्खी को मक्षिका, माथा को मस्तक, मीत को मित्र, मोर को मयूर, माता को मातृ, मानुष को मनुष्य, सौ को सत, सात को सप्त, सपना को स्वप्न, सांप को सर्प, सूरज को सूर्य, सावन को श्रवण, हाथ को हस्त और हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये है तत्सम और तद्भव शब्द, जिनको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और आसानी से इनको कई बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको याद करना है, नोट करना है। आप आसानी से इनको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और अक्सर इस पॉइंट्स में आपसे गलती होती है, अक्सर आप इसको नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इनको अपने कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं, इससे हटकर आपसे एक भी नहीं पूछा जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पर्यायवाची शब्द है और पर्यायवाची शब्द को देखिए, यहाँ डिफाइन भी किया गया कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी जो एकाधिक मतलब होता है कई, अनेक शब्द, यानी अनेक शब्द मिलकर अगर एक ही अर्थ बता रहे हो तो वो सभी एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। क्या है, पर्यायवाची। एक हो या 10 हो, अगर सभी का मतलब एक ही है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है ताकि आपसे कोई भी विकल्प मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक तरफ लिखा है शब्द और दूसरे तरफ लिखा है पर्यायवाची। देखिए अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर बहुत सारे लिखा है, हुत्सन, वाहे, अनल, पावक, आग, दहन, ज्वाला। इसी प्रकार से अश्व का लिखा है घोड़ा, वाहन, है, बाजी, घोटक, संदेव, तुरंग। निशा का लिखा है यामिनी, रात, रात्रि, रजनी, सरवरी। पक्षी का लिखा है खग, नभचर, विहग, विहंगम, पतंग, संकुत, अंडज। पर्वत का लिखा है गिर, पहाड़, शैल, नग, अचल, महीधर, धराधर, आद्र, भूधर। इसी प्रकार से पत्थर है, पृथ्वी है, फूल है, बादल है, बिजली है, माता है, मछली है, वानर है, सूरज है, सांप है, हाथी है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है। यदि आप इतने को अपने कॉपी में नोट करते हैं और रिपीट कर लेते हैं तो निश्चित है आपके कोई भी विकल्प मिस नहीं होंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं हट जाता हूं, आप इसको अपने कॉपी में नोट करना। इसके आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और इसको आप आसानी से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ताकि आपको कहीं भी एक वर्ड की कोई दिक्कत ना हो। आप आसानी से इसको कर सकें, आसानी से उसको लिख सकें, आसानी से उसको याद कर सकें। अब डियर फ्रेंड्स, इन्हीं सभी टॉपिकों से मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को लिखा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनको आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसके आंसर को देंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको आप समझेंगे और इसके आंसर को देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है मछली का पर्यायवाची है, यानी इसमें से मछली का पर्यायवाची कौन सा है। क्या होगा, द्विज होगा, मीन होगा, रसना होगा, मूढ़ होगा। क्या होगा, मीन। मछली का पर्यायवाची क्या होता है, मीन। तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से दूसरे में देखेंगे, निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं। देखिए, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, गंगा का पर्यायवाची है कालिंदी, सुरसरता, देव नदी। इसमें कौन सा है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है कालिंदी। ये आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसी प्रकार से अगले वर्ड्स को देखेंगे। अगला वर्ड्स है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी इसमें अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वालस, कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका अनिल जो है ये आपका आग का, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी ये विकल्प आपका सही है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, अगला चौथा, धनुष का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है। अस्मि, कुलस, कोदंड, पवि। इसमें कौन सा है, ऐसा कौन सा है जो धनुष का पर्यायवाची है। इसमें आपका जो है धनुष का पर्यायवाची क्या नहीं है, कोदंड। कोदंड धनुष का पर्यायवाची नहीं है। इसी प्रकार से पांचवा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। नीरद नहीं है, अम्बुद नहीं है, जलद नहीं है, जलज नहीं है। कौन सा नहीं है, तो आपका इसमें बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जलज।
जलज जो है आपका ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलज, पंकज, सरोज, नीरज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। इसी प्रकार से 6वां देखिए, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? सागर नहीं है, पारावार नहीं है, महपति नहीं है, जलद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? महपति नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से सौ का तत्सम शब्द है। सौ का तत्सम शब्द क्या होगा? सत होगा, सौ होगा, सत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? सत, बड़ा वाला, ये पहले वाला बड़ा सा होता है सत। इसी प्रकार से योगी शब्द का तद्भव होगा। क्या होगा? जोगी होगा, युगी होगा, जोगी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? जोगी होगा, ये वाला होगा। इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 9वां देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? भू नहीं है, धरा नहीं है, वसुधा नहीं है, प्रसून नहीं है। तो ये वाला नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इसी प्रकार से 10वां देखिए, वायु, समीर, बयार पर्याय है। पर्याय मतलब पर्यायवाची है। सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। तो ये सब किसके हैं? पर्यायवाची हवा के हैं। ठीक है। इसी प्रकार से 10वां देखिए, आम का तत्सम है। आम का तत्सम क्या है? आम्ब, आम्र, अम्बु, अम्म। तो क्या है? आम्र। आम्र जो है वो आम का तत्सम है। ठीक है। उसके बाद खेत का तत्सम रूप है। खेत का तत्सम रूप क्या है? भूमि है, जमीन है, क्षेत्र है, पृथ्वी है। कौन सा है इनमें से? तो आपका इसमें क्षेत्र क्या है? मैंने आपको बताया भी था, क्षेत्र इसका तत्सम है, तत्सम शब्द है। ठीक है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, तत्सम तद्भव शब्द क्या होता है, पर्यायवाची क्या होते हैं, और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, पर्यायवाची हैं, तत्सम और तद्भव शब्द हैं। मैंने उन सभी का संग्रह किया जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2002, 2010, 2024, 2022 यानी अनेकों बार पूछे गए हैं। उन शब्दों को मैंने संग्रह किया और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। यदि आप इन सभी को अपने कॉपी में नोट करते हैं और इनको अच्छे तरह से तैयारी करते हैं तो निश्चित है कि इन टॉपिकों से आपका कोई भी नंबर मिस होने वाला नहीं है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद यदि आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही। धन्यवाद।